हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं गलवान की लड़ाई की, बैटल ऑफ गलवान। और चर्चा में वो इसलिए है क्योंकि अभी एक फिल्म आ रही है जिसको हमारे देश के कलाकार सलमान खान ने बनाया है। तो इस बार बैटल ऑफ गलवान को दोबारा याद करने का एक अवसर है जिस पर हम लोग काम कर लेते हैं। तो बैटल ऑफ गलवान के बारे में ये क्या है, फिल्म के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा आपको, बस एक कॉन्टेक्स्ट के तौर पर हमने उसको लिया है। तो जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं उसी तरीके से पहले एक फॉर्मेट करते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से ही हम ध्यान रखेंगे, इसमें कॉन्टेक्स्ट एक अलग स्थिति है। तो यहां पर हम बैटल ऑफ गलवान में सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट, फिर गलवान का बारे में परिचय कि गलवान क्या है, फिर भारत चीन विवाद के कारण क्या रहे हैं इस क्षेत्र में, इसके बाद दोनों देशों के बीच में जो 2020 में सैनिक झड़प हुई उस पर चर्चा करेंगे, फिर गलवान सैनिक झड़प के तात्कालिक कारण क्या थे, क्यों ऐसा हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तात्कालिक कारण बेसिकली स्ट्रेटेजिक चेंज को इंडिकेट करते हैं कि रणनीति क्यों बदली, क्या कारण रहे। इसके बाद गलवान का महत्व क्या है दोनों देशों के लिए, विशेषकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में, और फिर विवाद समाधान के लिए क्या क्या कूटनीतिक प्रयास किए गए उस घटना के बाद से। तो यहां पर हमें चर्चा करनी है। आइए सबसे पहले हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट पर चर्चा करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सलमान खान की एक नई फिल्म आ रही है बैटल ऑफ गलवान, और उसको लेकर के चीनी मीडिया में कुछ अलग सी बौखलाहट पैदा हो गई है। चीन के एक सबसे बड़े, या इनफैक्ट यहां पर कहा जाए कि वो उनका जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने एक लेख प्रकाशित किया है अभी, और उस लेख में यह कहा गया है कि सलमान खान की इस फिल्म में तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है, और इस तरीके से उन्होंने ये बात कही। यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली है, बैटल ऑफ गलवान। और इसमें जो स्टोरी बताई गई है वो साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच में जो भिड़ंत हुई है, जो स्टैंड ऑफ हुआ, उसको लेकर के बताया गया है। यहां पर जो सलमान खान साहब हैं और उन्होंने रोल किया है, और एक है मुख्य कलाकार की भूमिका में चित्रांगदा सिंह, इस फिल्म में उनकी केंद्रीय भूमिका रही है। और जो फिल्म का डायरेक्शन किया है वो अपूर्व लखिया हैं जिन्होंने किया है। इस फिल्म में सलमान खान साहब ने कर्नल बिक्कू माला संतोष बाबू, जिनको संतोष बाबू के नाम से परिचित हैं आप, उनकी भूमिका यहां पर निभाई है। तो कर्नल बिक्कू माला संतोष बाबू के बारे में देखिए कि ये हैं, बिहार के रहने वाले थे। 15 जून 2020 को ये अपनी टीम, जो कि 16वीं बिहार रेजिमेंट हुआ करती थी, उसका नेतृत्व कर रहे थे, और उस नेतृत्व में इन्होंने जिस ऑपरेशन को किया उसको स्नो लेपर्ड कहा गया था। उस ऑपरेशन का नाम रखा था स्नो लेपर्ड। इसका ये नेतृत्व कर रहे थे। दुश्मन के सामने ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करने की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी, और इन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया। अपनी टुकड़ी को बढ़िया नेतृत्व प्रदान करते हुए कर्नल बाबू ने अपना पूरा काम किया। गलवान घाटी में जो झड़प हुई उसमें इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी, और इसको भारत सरकार ने सराहा भी। संतोष बाबू को साल 2021 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब बात आती है कि ये जो चर्चा में रहा, और चाइना फिल्म को लेकर के बहुत समस्याग्रस्त है, तो अगर हम 2020 के मौतों की आंकड़ों के बारे में देखें तो भारत ने तो स्पष्ट कर दिया था कि हमारे यहां से कितने लोग
लोग शहीद हुए हैं। लेकिन चीन ने कभी भी आंकड़े नहीं बताए कि उसके कितने सैनिक मारे गए हैं। हालांकि फरवरी 2021 में चीन ने गलवान घाटी झड़प में मरने वालों को, अपने सैनिकों को, 4 सैनिकों को मेडल जरूर दिया था। तो बिना नहीं मारे गए हैं तो मेडल कहां से दे दिया मरे हुए लोग। हालांकि सेना के, हमारे जो सेना के सूत्र हैं, उन्होंने एक आंकड़ा इंडिकेट किया था जिसको प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज में ट्वीट के माध्यम से डाला गया था, और उसमें बताया गया था उस समय कि चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी के लगभग 45 या उससे ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। ऐसे ही चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एक डिपार्टमेंट ऑफ एशिया पैसिफिक स्टडीज के डायरेक्टर हैं, उनका नाम है आपका लेन चियनसुए। उन्होंने ग्लोबल टाइम्स में कहा था इस फिल्म के बारे में कि ये जो फिल्म आ रही है इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। टाइमिंग इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि लंबे समय के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में जमी हुई बर्फ पिघली है। तो ऐसी स्थिति में इस फिल्म के द्वारा दोनों देशों की जनता के बीच में असंतोष, इनफैक्ट चाइना की जनता के बीच में असंतोष उत्पन्न हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उसको लेकर के उन्हें सोचना चाहिए, हम क्यों सोचें। हमें हमारी फिल्मों के माध्यम से अपने देश के नागरिकों के अंदर राष्ट्रभक्ति और जज्बे की भावना प्रज्वलित करना, उजागर करना, ये हमारी नीति रहती है और है। तो ये सारी स्थितियां हुई। अब आते हैं हम वास्तविक स्थिति पर, मतलब गलवान का परिचय पहले ले लेते हैं, क्योंकि इस समय भारतीय रक्षा मंत्रालय वर्ष 2020 के बाद से इन क्षेत्रों का इतिहास लेखन का काम भी कर रहा है, और हम सबको इस क्षेत्र के बारे में या ऐसे परिधि क्षेत्रों के बारे में जानना चाहिए, और उनके प्रति, वहां पर रहने वाली जनजातियों के प्रति, वहां पर सैनिकों के प्रति हमारी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम उनके साथ जुड़ सकें और उनकी हौसला अफजाई कर सकें। तो मैंने यहां पर इस परिचय को 3 दृष्टिकोणों से रखा है। एक तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां का जो भौगोलिक परिचय है वो क्या है। आप देखिए कि गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख में स्थित है, और गलवान नदी इसी घाटी से बहती हुई आती है। यहां पर ये परिचय देखिए, ये आपका गलवान नदी है जो इस तरीके से कलेक्ट करती है जल को यहां से, और आकर के ये स्योक नदी, जो यहां से आपकी ये स्योक नदी आ रही है, इस पर ये मिल जाती है। स्योक का एक पार्ट यहां से भी आता है, क्योंकि पहाड़ों की नदियां हमेशा एक बड़ा बेसिन बनाते हुए और ऐसे ये जाती है। तो गलवान स्योक नदी पर आकर के मिल जाती है। ये जो क्षेत्र है ये अक्साई चीन के निकट है, जिस पर चाइना ने अपना कब्जा किया हुआ है वर्ष 1962 से, जिससे इसकी सामरिक संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये अक्साई चीन का एरिया है और ये हमारा एरिया है। अब ये क्षेत्र अक्साई चीन के निकट है, जिससे हमें संवेदनशील भी रहना होता है। दूसरी बात, भौगोलिक दृष्टिकोण से ये बहुत ऊंचाई पर है, लगभग 4500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। स्वाभाविक सी बात है कि जब इतनी ऊंचाई पर होगा तो इसकी जलवायु बहुत शुष्क होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है, जियो लैंडफॉर्म्स भी डिफरेंट तरीके के हैं। ऐसी स्थिति में सेना की तैनाती करना यहां इतना आसान नहीं होता। एक और बात देखिए कि यहीं पर आपका डारबुक, स्योक, दौलत बेग ओल्डी DSDBO रोड भी हमारा है, जिसकी सुरक्षा करना हमारे लिए अति अनिवार्य है। इस रोड की मैं अगर चर्चा करूं तो यहां पर ये आप देख रहे हैं बगल से, ये आपका DSDBO रोड है, और उसी के बगल बगल से स्योक नदी यहां पर आ रही है। तो ये रोड भी यहां पर इस तरीके से स्थितियों को बनाए हुए है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका इंपॉर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दुर्गमता है यहां पर, सेना की तैनाती थोड़ा सा जटिल स्थिति बन जाती है।
अब दूसरे नंबर पर इसका ऐतिहासिक परिचय भी देखा जाए कि क्या है, इसके बारे में हमें कब जानकारी मिली और कैसे जानकारी मिली। तो इस नदी को इस घाटी को खोजने वाले ये साहब गुलाम रसूल, इनकी चर्चा आपने पहले भी 2020 में भी सुनी होगी। गलवान घाटी का नाम इस एक इन्होंने जो वहां के स्थानीय निवासी हुआ करते थे, गुलाम रसूल गलवान, इनके नाम पर पड़ा हुआ है। भारत चीन सीमा का यह भाग एक औपनिवेशिक काल में स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं किया गया था, इसकी सीमाएं तय नहीं थी। 1962 में तब भारत और चीन युद्ध हुआ, उसके बाद से यह क्षेत्र एक अस्पष्ट सीमा, अनडिफाइंड बाउंड्रीज की समस्या से ग्रस्त रहा है और चीन इस पर अपना दावा करता है। 1993 और 1996 में जो हमारे समझौते किए गए, उसके बावजूद एलएसी का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो पाया। मतलब इसका जो परिचय है वो गलवान साहब ने किया। ये एक अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश एक्सप्लोरर हुआ करते थे, सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड, फ्रांसिस सर यंग हस्बैंड, इनके साथ ये गुलाम रसूल साहब रहते थे। ये पढ़े लिखे भले ही बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अंग्रेज साहब की मदद से रहते रहते इन्होंने एक किताब लिखी थी, सर्वेंट ऑफ साहिब्स, और उसमें इस गलवान वैली का जिक्र किया था। तो ये इसका एक ऐतिहासिक परिचय है, इनको जान लेना चाहिए गुलाम साहब को। अब इसका सांस्कृतिक परिचय अगर देखा जाए तो एक प्रकार से ये नो मैंस लैंड का एरिया है, यहां पर लोग नहीं रहते थे। तो जितने भी मानवीय भौगोलिक दृष्टिकोण से लद्दाख के लोग हैं, उसी तरीके की संस्कृति यहां पर भी है। गलवान घाटी में लगभग ये क्षेत्र निर्जन रहता है, निर्जन की स्थिति है। तो यहां पर चरवाहे होते हैं, चरवाहा प्रधान संस्कृति है, विशेषकर याक और पश्मीना भेड़ें यहां पर होती हैं, जिनको चरवाहे ले जाकर के चराने के लिए ले जाते हैं और जैसे जैसे घास की तरफ आना शुरू करते हैं। सीमा तनावों के कारण से स्थानीय लोगों को बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, उनकी आवाजाही, जानवरों को चराने की स्थितियों में बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्षेत्र का सांस्कृतिक स्वरूप एक प्रकार से तिब्बती बौद्ध प्रभाव है यहां पर, जो भारत की सभ्यतागत सीमा, जो इंडियन सिविलाइजेशन बाउंड्रीज है, उसको इंडिकेट करता है। तो ये संस्कृति यहां पर एक प्रकार से आप बौद्ध संस्कृति, तिब्बती बौद्ध संस्कृति के बारे में जान सकते हैं, जो यहां पाई जाती है। अब यहां पर डिस्प्यूट कैसे उत्पन्न हुआ, दोनों देशों के बीच में क्या विवाद है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्षेत्र सीमांकन नहीं हो पाया और चीन के साथ हमारे विवाद लंबे समय से चल रहे हैं। 1959 में जब चाइना पिक्टोरियल ने अपने मैप जारी किए थे और भारत के बहुत सारे भूखंडों को अपने क्षेत्र में दर्शाया था, इसके बाद 1962 में हमारा युद्ध ही हुआ, जिसमें बहुत सारे भारतीय भूखंडों को चाइना ने एक्वायर कर लिया था और समय समय पर वो एक सलामी स्लाइसिंग डिप्लोमेसी के तहत या ग्रे वॉर के माध्यम से वो भारतीय भूखंडों पर कब्जा करने का प्रयास भी करता है। तो अगर हम भारत चीन विवाद के कारणों को देखें तो एक तो एलएसी की अस्पष्टता एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, कई जगहों पर जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट में अस्पष्टता है और ऐसे मतभेद हैं कि वो कहते हैं ये हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट है, हम कहते हैं ये हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट है। इस कारण से भी समस्या उत्पन्न होती है। तीसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी रही है, अवसंरचना विकास, और अब जब अवसंरचना का विकास किया जा रहा है तो चाइना को कष्ट होता है। लंबे समय तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया है और हमारे पूर्व रक्षा मंत्री श्री ए के एंटोनी ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया था कि भारत सरकार की यह कमी रही है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया है, जिस कारण से चाइना को यह अवसर मिला कि वो ग्रे जोन या सलामी स्लाइसिंग के माध्यम से
हमारी तरफ आने की कोशिश करता रहा। तो अक्साई चीन और तिब्बत से जुड़े हुए ये मामले रहे हैं, बैलेंस ऑफ पावर को लेकर के समस्याएं रही हैं और इसी के आधार पर समय समय पर झड़पें होती रही। ये झड़पें वर्ष 2013 के बाद से थोड़ा और बढ़ी, जिसका कारण यह हुआ करता था कि भारत क्वाड की तरफ जब अग्रसित होने लगा या क्वाड के साथ सहयोग बढ़ने की स्थिति आई तो दबाव बनाने की रणनीति चाइना के द्वारा बनाई गई कि दबाव के माध्यम से भारत को रोक दिया जाए। तो पहले चुमार क्षेत्र में झड़प हुई, फिर वर्ष 2020 में गलवान के एरिया में झड़प हुई। गलवान घाटी में इन्होंने काम करना शुरू किया। मई 2020 में पहली झड़प हुई और दोनों देशों के सैनिकों में कई समस्याएं आई। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में फिर से एक झड़प हुई। मतलब उसी दौरान एक तो मई में और 15 जून में दो झड़पें यहां पर हुई। इन झड़पों के बारे में अगर आप देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसी हुआ करती है, पानी है यहां पर, झील है और इसी दौरान दोनों देशों के सैनिकों में भिड़ंत हुई थी। एरिया क्या था, क्यों झगड़ा हुआ, उसका स्पष्ट कारण है इसका जो गलवान फ्लैश पॉइंट है वो आप देखिए। ये एलएसी है रेड कलर की जो आप दिखाई दे रही हैं और यहां से गलवान आ रही है, ये गलवान क्षेत्र है। इसी फ्लैश पॉइंट पर जो सीमा का क्षेत्र है बिल्कुल वहीं पर यह झगड़ा हुआ दोनों देशों की सेनाओं के बीच में। तो ये झगड़े होने के पीछे यहां जो भिड़ंत हुई है वो हमारा एरिया था और चीनी सैनिकों ने इस पर अपना प्रभाव बनाने का प्रयास किया। अब बात आती है कि ये जो झगड़ा हुआ इसके तात्कालिक कारण क्या हुआ करते थे, क्यों हुआ। तात्कालिक कारण में हम यहां पर पिछले 1-2 वर्षों के कारणों के बारे में चर्चा कर लें तो सबसे पहला कारण जो रहा वो है कि हमने अपनी सैन्य दृष्टिकोण से व्यापकता को बढ़ाया। जैसे आप देखिए कि वर्ष 2016 के बाद से भारत ने अपनी सैन्य सशक्तता को बढ़ाया है। जैसे इंटीग्रेटेड थिएटर कमान है, आगे चल करके हमने अग्निवीर योजना, फिर हमने अपनी सेनाओं में इंटीग्रेटेड बीटल ग्रुप का निर्माण किया। तो भारत सैन्य दृष्टिकोण से सशक्त हो रहा है और ऐसी सशक्तता में चीन को फोकस कर रहा है, तो चीन को कष्ट तो होगा ही। दूसरा, सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत ने अपनी संरचनाओं का निर्माण करना शुरू कर दिया है। भारत ने यह एक्सेप्ट किया कि भूतकाल में हमसे जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को दूर करना है और चीन बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तीसरा, अभी कुछ ही दिनों पहले आपने 2019 में देखा था कि हमने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में अनुच्छेद 370 और 35A को एबॉलिश कर दिया था और उसे एबॉलिश करने से लद्दाख क्षेत्र पर केंद्र का पूरा नियंत्रण आ गया, जो स्थिति पाकिस्तान को भी चिंताग्रस्त करती है और जो स्थिति चाइना को भी चिंताग्रस्त करती है। तो इस कारण से भी समस्या हुई। भारत ने अपनी एफडीआई नीति में भी परिवर्तन किया, इससे भी वो हुआ। और इसी दौरान कोरोना महामारी चल रही थी। कोरोना महामारी में चीन के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था कि कोरोना पैदा किसने किया, वो चीन ने पैदा किया। ऐसी स्थिति में कोरोना का विस्तार को लेकर के डब्ल्यूएचओ की गलतियां और पूरा दुनिया चीन के विरोध में जा रही थी, हम भी चीन के विरोध में स्टेटमेंट दे रहे थे, तो चीन असंतुष्ट हो रहा था। डब्ल्यूएचओ का रणनीति तो ये कोरोना और डब्ल्यूएचओ की स्थिति को लेकर। इसके बाद भारत ने यह विरोध किया था डब्ल्यूएचओ की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स का, जबकि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो सब इसके तहत आ रहे थे, लेकिन भारत इसका विरोध कर रहा था। तो इन सभी तात्कालिक कारणों से चीन के अंदर एक दुष्क्रियात्मक तनाव पैदा हो रहा था और वही दुष्क्रियात्मक तनाव गलवान क्षेत्र में क्रियात्मक तनाव के तौर पर पैदा हो गया, उसने जन्म ले लिया। अब बात आती है कि गलवान में हमने स्टैंड ऑफ किया, तो गलवान वो क्यों प्राप्त करना चाहता है हमारे एरिया को और हम क्यों नहीं उसे छोड़ सकते, मतलब वो हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है। बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं गलवान का एरिया। अगर आप देखें तो कई दृष्टिकोणों से ये क्षेत्र, ये फ्लैश पॉइंट है आपका, और यहां पर आप देखो कि एलएसी एक सहमत अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, एक प्रकार का डिफैक्टो नियंत्रण रेखा है, कोई समझौता नहीं है, एक जबरदस्ती का बनाया हुआ डिफैक्टो, जिसकी दोनों देशों की अलग अलग व्याख्या होती। एलएसी पर अभी दोनों देश वास्तविक रूप में सहमत नहीं है।
जून 2020 की गलवान झड़प में पहली बार लगभग 44-45 साल बाद दोनों पक्षों के बीच में झड़प हुई और सैनिकों की मृत्यु हुई है, जिससे द्विपक्षीय विश्वास में आघात पहुंचा है। इसके बाद कोर कमांडर स्तर की वार्ताएं आयोजित की गई, डिसएंगेजमेंट किया गया, बफर जोन, वो तमाम तरीके की बातें यहां पर हुई। मतलब इस क्षेत्र का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, चीन का जो शिंजियांग प्रांत है और लद्दाख की सीमा है, इसके साथ लगा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गलवान नदी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था और चीन ने इसे प्राप्त करने की पूरी चेष्टा यहां पर की थी। तो इस क्षेत्र को अगर आप देखें तो यह महत्वपूर्ण आज भी बना हुआ है और वो ये वैली है। 15 जून को यहां पर झगड़ा हुआ था। ये सैनिक थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे हो। यहां पर हमारा आईटीबीपी का बेस कैंप है। ये जो ब्लू कलर का ये श्योक नदी है और ये एलएसी है। ये वो सड़क है जिसको चीन को, जिस पर आपत्ति है। ये सड़क हम अभी अपनी निर्मित कर रहे हैं। इसको लेकर के चीन बहुत तनाव में रहता है क्योंकि इससे हमारी सप्लाई लाइन मजबूत हो जाएगी। तो ये एक झगड़ा हुआ। अब झगड़े के बाद जब झगड़ा 15 जून को समाप्त हो गया, इसके बाद दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक दांवपेच शुरू किए, मतलब विवाद समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयास किए गए। अब ऐसे कूटनीतिक प्रयासों में भारत ने अब यह स्पष्ट कर लिया कि हम कुछ आधार स्तंभों पर ही अपना काम करेंगे। मतलब भारत ने अपनी वर्तमान कूटनीति के कुछ तयशुदा आधार स्तंभ बनाए। पहला, हमने यह सोच करके रखा कि इस बार कुछ भी हो जाए, हम फर्म बट काम अप्रोच पर काम करेंगे। मतलब सैन्य मजबूती के साथ संवाद को जारी रखेंगे। हम यहां सैन्य दृष्टिकोण से किसी भी स्थिति में कमजोर होने अपनी सेना को नहीं देंगे और ना ही हम इस दृष्टिकोण से चाइना की बात पर कोई सहमति दिखाएंगे। तो हमारा पहला अप्रोच रहा मजबूती के साथ शांतिपूर्वक दृष्टिकोण हम रखेंगे। दूसरा, हमने यहां पर मल्टीलेटरल दबाव बनाने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि चाइना के साथ हमने बायलेटरल समाधान पर फोकस करने की कोशिश करी। तीसरी जो हमारी रणनीति रही, वहां पर स्टेटस को एंटी ये रणनीति बनाई। मतलब अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति थी, मई में झगड़ा हुआ पहला, इसके बाद 15 जून में 2 झगड़ा हुआ और हमने कहा कि अप्रैल 2000 पहले की स्थिति को बनाना ही होगा। इस बेस, इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के हमने डायलॉग करना शुरू किया और हालांकि डायलॉग हुए और कई तरीके के सहयोगात्मक कदम भारत और चीन के बीच में उठाए गए, जिनमें आप देखिए कि सबसे पहले हमने सैन्य मतलब मिलिट्री डिप्लोमेटिक संवाद वहां पर शुरू किया। मिलिट्री डिप्लोमेटिक संवाद में कोर कमांड स्तर की बातचीत हुई, फ्लैग मीटिंग्स हुई, हॉटलाइन संपर्क बनाए गए। मतलब कोर कमांड स्तर की वार्ताओं में पूर्वी लद्दाख में आमने सामने बैठकर विवादित क्षेत्रों जैसे कि आपका गलवान PP-14 है, उस पर डिसएंगेजमेंट के तौर तरीकों पर सहमति बनी। फ्लैग मीटिंग्स दोनों देशों के बीच में हुई, स्थानीय स्तर पर त्वरित तनाव को दूर करने के दृष्टिकोण से। आकस्मिक स्थिति से गलतफहमी को रोकने के लिए हॉटलाइन संपर्क स्थापित किए गए। मतलब इससे सीधी मुठभेड़ की पुनरावृत्ति ना हो सके, इसको लेकर के मिलिट्री डिप्लोमेटिक डायलॉग्स को हमने शुरू किया। मिलिट्री डिप्लोमेटिक डायलॉग्स में यही बातें होती हैं। दूसरे नंबर पर हमने यहां पर कूटनीतिक स्तर पर भी संवाद किया। मतलब एक प्रकार से डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बनाया। विदेश मंत्रालय के स्तर पर बातचीत हुई हमारी, जिसको वर्किंग मैकेनिज्म फॉर द कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। दोनों पक्षों ने दोबारा 1993, 96, 2005 और 2013 के सीमा प्रबंधन समझौतों का हवाला देते हुए शांति समझौतों को के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। दोनों देशों ने सहमति प्रकट की, एलएसी पर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास कोई नहीं करेगा और हथियार नहीं उठाए जाएंगे। तो यहां पर स्थिति बनी। इसके बाद डिसएंगेजमेंट और बफर जोन घोषित किए गए। गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाएं जो थी वो पीछे हटी और इस क्षेत्र में अस्थायी बफर जोन
घोषित किया गया। पेट्रोलिंग को लेकर के भी अस्थायी प्रतिबंध है ताकि फिर से कोई टकराव की संभावनाएं यहां पर ना बन सके। इसी तरीके से दोनों देशों ने ऐसा करने के बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मतलब सीबीएमएस के लिए काम करना शुरू किया। हथियारों के प्रयोग से परहेज, विशेषकर आमने सामने की स्थिति में हथियारों का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा, सैन्य अभ्यासों और तैनाती की पूर्व सूचना देनी होगी। अगर आप कोई सैन्य अभ्यास करते हैं तो चाइना को बताइए, चाइना कोई सैन्य अभ्यास करता है तो भारत को बताएं। इसके बाद नियमित सैन्य संवाद को बनाए रखा जाएगा और संस्थागत रूप देने का प्रयास किया जाएगा। ये चर्चाएं हमारी हुई। राजनीतिक स्तर पर भी बहुत सारे संकेत दिए गए, जिसमें पॉलिटिकल सिग्नलिंग्स की स्थिति बढ़ी। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व ने कहा, यह मैसेज दिया कि सीमा पर शांति द्विपक्षीय संबंधों की पूर्व शर्त है। यह दोनों देशों ने एक्सेप्ट किया और यह संदेश वैश्विक मंचों के माध्यम से भी प्रेषित किया गया। चाहे आप ब्रिक्स का सम्मेलन देख लीजिए, चाहे आप G20, SCO, इन सभी जगहों पर हमने इस पर परोक्ष रूप से सहमति बनाई। तो इस तरीके से वर्ष 2020 के बाद से, इनफैक्ट जुलाई 2020 से जून में 15 जून में यह हमला हुआ और इसके बाद से सभी स्तरों पर प्रयास किए गए और फाइनली वर्ष 2025 आते आते ये प्रयास सफल भी हुए और चाइना के साथ में सकारात्मक स्थिति बनना शुरू हुई। और इसी बात को लेकर के जैसा कि आपने देखा कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स में ये कहा जा रहा है कि वक्त, फिल्म का जो रिलीज करने का वक्त है वो ठीक नहीं है। जैसा कि चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में ये कहा गया है, उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ एशिया पैसिफिक स्टडीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेन चिएनसुए, उन्होंने कहा है कि फिल्म की थीम और टाइमिंग सही नहीं है। तो इस तरीके से चाइना थोड़ा नाराज, ग्लोबल टाइम्स में वो नाराजगी प्रकट कर रहा है इस फिल्म को लेकर के, लेकिन हमें उसकी ऐसी नाराजगी से अब कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारी फिल्म है, हम प्रसारित करेंगे, प्रचारित करेंगे। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको गलवान, बैटल ऑफ गलवान पर बताया। इस अप्रोच को देखते हुए आप फिल्म भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।